बंदा खुश है कि नहीं। अभी जो टॉपिक हम कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं बायंसी एंड फ्लोटेशन, बोला सर आपने तो कंटिन्यूएशन में बोल रहे हो, हमें क्या पता कि कौन सा कंटिन्यूएशन है आपका। इसके लिए आपको सबसे पहला विषय जो सोच विचार करना है, दिस इज द, ये जो आपके सामने दिख रहा है दिस इज द QR कोड, जो स्कैन करने से आपको मिल जाएगा दिस इज द गूगल स्प्रेडशीट। बोले सर स्प्रेडशीट में क्या है ना, स्प्रेडशीट में सब कुछ है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है। मतलब जैसे ना इसी स्प्रेडशीट में आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे सबसे पहले मिलेगा कि अगर अपने प्लस आइकॉनिक सब्सक्राइबर हो तो आपको प्लस आइकॉनिक का क्लास यहाँ से सारे मिल जाएगा एंड उसमें क्या डिटेल डिस्कशन हो मिल जाएगा। FA अगर स्पेशल क्लास का यूट्यूब फ्री क्लास का स्टूडेंट हो उसमें आपको मिल जाएगा कब क्या हो रहा है एंड किसके बाद क्या हो रहा है। जैसे आपको दिया था 8 अगस्त को 11:30 से 2:30 तक यहाँ पे होगा एंड 1 PM से 2 PM यहाँ पे होगा। SSC JEE का जो है ये आपका SSC JEE का अलग से सीट है। SSC JEE जैसे UPPSC सारे का उसके लिए अलग सीट है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपका एक लाइव क्लास जो चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स का भी, उसमें ये सीक्वेंस है कि पहले ये क्लास करना पड़ेगा, दूसरा ये एंड उसके बाद आपका ऐसे सीक्वेंस में दिखेगा भी, ऐसे नहीं। उसके साथ साथ वहाँ पे स्टडी मटेरियल चाहिए, तो कौन सा कहाँ पे PDF है वो PDF का भी स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। तो इसलिए चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एक के बाद एक मिलता जाएगा। तो इसके कारण आपको इसको फॉलो करना है जो अदर देन गेट IAS वाले हैं। जो गेट IAS वाले है बोला सर मैं तो XC पेपर दूंगा, तो आपको XC के लिए अलग से ऐसे बना हुआ है। तो मतलब यहाँ पे मैंने बोला कि उसके बाद बोला वर्चुअल कंप्यूटर पढ़ना है उसके लिए यहाँ पे बना हुआ है वर्चुअल कंप्यूटर, पोस्ट गेट गाइडेंस यहाँ पे बना हुआ है। मतलब एवरीथिंग इज देयर, आपके यहाँ पे सब कुछ है, सब कुछ मतलब सब कुछ। यहाँ पे मैंने बोला कि उसके बाद बोला वर्चुअल कंप्यूटर पढ़ना है, तो आपके यहाँ पे सब कुछ है, जो कुछ है, कौन सा कुछ, सब कुछ। तो इसके कारण आपके यहाँ पे सब कुछ है, तो इसलिए जो जुगाड़ है ये जुगाड़ को आपको यूज़ करना चाहिए एंड आपको सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। आप SSC JEE लेवल का, आप बोला सर SSC JEE का प्रिपरेशन के लिए क्या मुझे सिर्फ SSC JEE पढ़ना है ना। यहाँ पे आपको देखना है कि PSU प्रिपरेशन का जो खेल है वो कहानी बहुत अलग टाइप का है। यहाँ पे गेट का सिलेबस सेम रहता है, गेट का जो सिलेबस है और PSU का सिलेबस वो सेम रहता है, लेकिन क्वेश्चन का जमीन आसमान डिफरेंस होता है। कैसे ना, गेट में 65 क्वेश्चन में आपको 3 आवर्स टाइम दिया जाएगा और जैसे ये सब एग्जाम में 200 क्वेश्चन में 2 घंटे। आप समझ रहे हो कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे चेंज हो जाएगा। आपका 200 क्वेश्चन 2 आवर्स में करना है, 200 क्वेश्चन 2 घंटे में करना है, और वहाँ पे कितना होता है ना 65 क्वेश्चन 3 घंटे में करना है। तो मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। इसलिए आपको सिलेबस सेम होते हुए भी पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन जो है टोटली डिफरेंट आपको मिलेगा। सिलेबस जबकि सेम है लेकिन पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन आपको सब कुछ एकदम सेम टू सेम मिलेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है एक विषय। अब आता है UPRVNL, HPCL, BPSC AE, SSC JEE, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर, UPPSC AE, OPSC, WBMSC AE, MP साब इंजीनियर है, मिधानी ग्रुप है, झारखंड JEE है एंड JNK PSC है। ये जितना भी आप एग्ज़ाम देख रहे हो, जितना भी आप एग्ज़ाम देख रहे हो, ये सारा एग्ज़ाम होता रहता है। जितना भी एग्ज़ाम आप देख रहे हो सारा एग्ज़ाम जो है होगा एंड अभी होगा। इसलिए मंडल ने बोला है अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हम लोग जहाँ पे सोच विचार कर रहे थे, थोड़ा उसके आगे बढ़े, क्योंकि ये मेटा सेंटर लेके जो सोच विचार चल रहा था उसके हिसाब से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा जो आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। देखिए एवरीवन, everyone give answer. If metacentric height of a floating object is positive, the object will be in. अगर मेटासेंट्रिक हाइट पॉजिटिव है, बोला सर पॉजिटिव मेजरमेंट कहाँ से होता है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मेजरमेंट कहाँ से होता है ना, G से M ऊपर होना चाहिए, तो आपका आंसर होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। G से M ऊपर होना चाहिए तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपका जब भी एक कहानी है, जब भी ऐसे सोच करना होता है कि उसके हिसाब से हमें सोच करना होगा।
जस्ट ए मिनट। तो ये बात आपको पता चल गया, इसका आंसर ये होगा। तो आपको जैसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे यहां पे बोला गया, बताइए, इफ बी इज सेंटर ऑफ बायंसी, इफ बी इज सेंटर ऑफ बायंसी, जी इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड एम इज मेटा सेंटर ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी, देन बॉडी विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। जो बॉडी है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा कब? बॉडी विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कब होगा? सर ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई जब करेगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कौन सा कंडीशन? सर इसके केस में तो सिंपल हिसाब है कि ये अगर कंडीशन है तो इसके केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम का बोला जाएगा, तो आपका मेटासेंट्रिक हाइट पॉजिटिव होना चाहिए। तो मेटासेंट्रिक हाइट पॉजिटिव कब होगा? सर मेटासेंट्रिक हाइट जो एम इज अबव जी। इसलिए जो बात हम तब से कर रहे थे, जो आपके लिए टेबल मैंने बना के दिया, वो टेबल यहाँ पे भी बनाया गया, अभी जस्ट बनाया। तो इसके केस में जो है कि आपका जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो ये आपका क्या है? दैट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये आपका पहला जो कंडीशन आ गया कि दैट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये आपका बी इज अबव जी, बी इज बिलो जी, बी एंड जी कोइंसाइड्स। एंड इसमें क्या होगा? एक रिस्टोरिंग कपल काम करता है, इसमें ओवरटर्निंग कपल काम करता है, इसमें नो कपल काम करता है। तो इसमें एक दो पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा और लिखा हूं, तो आप अगर चाहते हो तो यहाँ पे लिख लो, क्योंकि एक दो पॉइंट मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रिस्टोरिंग कपल आता है, इसमें ओवरटर्निंग कपल आता है, इसमें नो कपल आता है, ऐसे पॉइंट यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। तो इसके कारण आपको जो है, जो आपको लिखा था उसमें ये लाइन लिखा नहीं था भाई, उस टाइम में उतना बात याद नहीं है, बट है ये, इसमें रिस्टोरिंग कपल आता है तभी इसको रिस्टोर करता है, ओवरटर्निंग कपल आता है इसलिए उसको अनस्टेबल हो जाता है, नो कपल उसमें पैदा होता है। ये है फॉर कॉम्प्लीटली सबमर्ज बॉडी। जो कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी होगा उसके लिए एक कंडीशन है, उसके लिए एक कंडीशन है। तो इसके केस में उसके लिए जो कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी होगा उसके लिए ये कंडीशन है। एंड अगर आपको फ्लोटिंग बॉडी होगा तो उसके केस में कंडीशन ही चेंज हो जाएगा। जब आपका पार्शियली सबमर्ज और फ्लोटिंग बॉडी होगा उसके केस में कंडीशन ही चेंज हो जाएगा, इसमें पूरा कंडीशन ही अलग हो जाएगा। इसमें मेटा सेंटर डिसाइडिंग फैक्टर आ जाएगा, इसमें मेटासेंट्रिक हाइट इज पॉजिटिव, इसमें भी रिस्टोरिंग कपल, ओवरटर्निंग कपल, नो कपल वाला लाइन आएगा। वेयर एम इज द मेटा सेंटर, जी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बी इज द सेंटर ऑफ बायंसी एंड जी एम इज द मेटासेंट्रिक हाइट एंड बी एम इज द मेटासेंट्रिक रेडियस। तो ये आपको पूरा खेल है जो सोचना है, समझना है, एंड इसी को सोच समझ के हमें आंसर देना है, ठीक है। इसी को सोच समझ के जो आपका जो लिस्ट है, जो आपने आपको क्लास नोट लिखा रहा हूँ, ये नोट आपको अलग से बनाना है। और जो यहाँ पे जो हमने बाकी जो काम कर रहा है वो अलग है। तो इसके चक्कर में जब भी ये क्वेश्चन आएगा, जैसे ये क्वेश्चन है, इफ मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ ए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, खेल वहीं से आ गया कि आप पॉजिटिव नेगेटिव से बात होगा। मेटासेंट्रिक हाइट इज पॉजिटिव, बोला सर मेटासेंट्रिक हाइट अगर पॉजिटिव है इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। द स्टेबिलिटी ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी इज ऑब्टेन्ड व्हेन, आपका बात पहले मैं सबसे सुबह से बता रहा हूं कि फ्लोटिंग बॉडी जहां बोला, जहां भी ये बात आ जाएगा, फ्लोटिंग बॉडी जहां भी बोला इज ऑब्टेन्ड, तो फ्लोटिंग बॉडी का जहां भी बात आ जाएगा उसमें हमें ध्यान देना है कि आपका मेटासेंट्रिक हाइट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब मेटासेंट्रिक हाइट पॉजिटिव होना चाहिए, तो मेटासेंट्रिक हाइट पॉजिटिव, यस एवरीवन इज करेक्ट।
प्राची यू आर करेक्ट, एटिक यू आर करेक्ट, रहमान, आदिति के भाई रे मैंने प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाया, अमन, विनय, आशीष एंड जसलेंद्र, रंजन, विवेक, एवरीवन करेक्ट। तो ठीक है आप चलो आगे बढ़े। ड्यूरिंग फ्लड्स water enters an office having wooden tables, the position of the table if floating will be। ये बहुत ही एक खतरनाक क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू में भी पूछता रहता है कि मान लो एक टेबल है हमारा, वो फ्लड आ गया और फ्लड आने के बाद उसको पानी में तैरना है। अब पानी में तैरने के लिए उसका लेग जो है कैसे होगा, मतलब क्वेश्चन सिंपल सा होता है, क्वेश्चन इसमें सिंपल सा होता है कि उसमें लेग कैसा होगा ना, उसका जो है लेग कैसे होगा कि अगर ऐसा 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 लेग होगा, मतलब लेग ऊपर की तरफ आ जाए, जो टेबल है उस टेबल का क्या इसका लेग ऊपर की तरफ आ जाए फिर पानी में डूब जाए, कि लेग नीचे तरफ रहे। सवाल यह है सर, आप अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहते हो तो आपको जी को जितना नीचे कर सकता उतना करिए, जी से एम जितना ऊपर होगा उतना अच्छा है। तो मैंने जी को ही नीचे करने का कोशिश कर रहा हूं सो दैट आपका एम और ऊपर आए। आपको कोशिश क्या करना है यहां पे कि अगर आपने इसको सीधा रखोगे, टेबल को ऐसे सीधा रखोगे, अगर आपने टेबल को ऐसे सीधा रखोगे, इसका जी एकदम ऊपर की तरफ यहां पे आएगा ना जी, और इसका यहां पे आएगा जी। तो सवाल होता है कि सर अगर हमारा पानी में इस तरह से फ्लोट करे, टेबल इस तरह से फ्लोट करे, तो उसका जी ऊपर हो रहा है और इसका जी नीचे हो रहा है, जबकि मेटा सेंटर हमारा मोस्टली सेम ही रहेगा। वो तो जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा उसका जो है उसका बायंसी पॉइंट आएगा, और उसके हिसाब से मतलब बायंसी पॉइंट मोस्टली सेम ही रहता है, इसलिए मेटा सेंटर में डिफाइन नहीं करेगा। बट यहां से जी का वैल्यू हम नीचे कर सकता है, और जी जितना नीचे होगा उतना ही वो स्टेबल है। तो इसके हिसाब से हम कोशिश करेंगे इसका जी को नीचे करने के लिए। तो इसके केस में जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेग्स अपवर्ड। जब करोगे तो उसका जी नीचे आएगा, तो सो जी से एम जो है ऊपर आ जाना चाहिए। और अगर ऐसे बोला जाए कि मान लो फ्लडिंग ही नहीं है, हमारा ऐसे ही टेबल है, फ्लडिंग का बात ही नहीं है, हमारा टेबल ऐसे ही है, मतलब ऐसे ही रखा हुआ है, कि उसमें कौन सा स्टेबल है, मतलब लेग नीचे तरफ स्टेबल है कि लेग ऊपर तरफ स्टेबल है। पहले ही बात हो गया सर, लेग अगर नीचे तरफ है तो इसके कारण जी ऊपर में रहेगा, और दुनिया में जिसमें भी ज्यादा एनर्जी है वो स्टेबल नहीं है। ये जो टेबल को हमने रखे है इक्विलिब्रियम में, वो आपका जो है वो एक्चुअली क्या होता है कि उससे और एनर्जी कम किया जा सकता है जब इसको पलट दोगे, उसको और एनर्जी कम किया जा सकता है जब इसको पलट दोगे। तो इसके केस में टेबल को जब हम ट्रांसपोर्ट भी करते हैं तो उसके केस में हम उसको पलट देता है, सो दैट ये रास्ते में जाते हुए गिर ना जाए। क्यों ना, उसका जो उसका जी है, जी शुड बी बिलो, तो जी को नीचे करने के लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा। तो इसके केस में इसका आंसर हो जाएगा लेग अपवर्ड्स। सो यहाँ पे लेकिन आपका मेटा सेंटर से बात नहीं हो पा रहा है, यहाँ से कॉमन चीज से बात हो रहा है कि भाई इसका एनर्जी कम करो, और एनर्जी कम करने के लिए उसका जी को नीचे करो, और जी को नीचे करोगे तो उसके लिए आपको पलट दो, तो जाके जी नीचे आ जाएगा, तो इसके केस में ये फ्लोट कर जाएगा। तो इसलिए इसका लेग अपवर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ ए इज द डिस्टेंस बिटवीन। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। मेटासेंट्रिक हाइट पॉजिटिव है, मेटासेंट्रिक हाइट ऊपर है, ये सब तो सारे बात हो चुका है, लेकिन मेटासेंट्रिक हाइट कहां से कहां तक डिस्टेंस है। मैंने हमेशा बोला हूं, हमेशा हमारा जी से डिस्टेंस होगा, तो आपका जी से एम तक डिस्टेंस होगा, तो जी से एम, तो मेटा सेंटर एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। यस यू आर करेक्ट आशीष, कमेश्वर, वेंकट, प्राची, ओझा, आदिति के, ठीक है, विवेक मिश्रा, एवरीवन। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटासेंट्रिक हाइट द डिस्टेंस। देखो आपका ऐसे क्वेश्चन आता है कॉमन, 15 में आया था और आपकी जगह 18 में आ गया, इसलिए मंडल ने बोला सारा क्वेश्चन हमने सीक्वेंस में डालने से पता चलता है कितना रिपीट होता है क्वेश्चन। मेटासेंट्रिक हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन, बोला कहां से कहां तक, सीजी ऑफ द बॉडी एंड मेटासेंटर।
कहाँ से कहाँ था होगा, सीजी ऑफ द बॉडी एंड मेटा सेंटर। तो सीजी ऑफ द बॉडी एंड मेटा सेंटर के बीच में डिस्टेंस है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड मेटा सेंटर है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका सीजी ऑफ द सीजी से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मेटा सेंटर तक डिस्टेंस होता है, वो आपका होता है आपका मेटासेंट्रिक हाइट। अब आता है आपका कैलकुलेशन ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी इन्वॉल्व्स सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, द एक्सिस अबाउट विच दिस मोमेंट इज टू बी कैलकुलेटेड पासेस थ्रू द। ये बहुत एक टॉप क्वेश्चन है कि आपने अभी तक मेटासेंट्रिक हाइट का बात कर रहे हो, उसमें बीएम जो है उसमें हमें एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होता है। तो उसके केस में कि आपको कहाँ से आपका जो मेटासेंट्रिक हाइट का कैलकुलेशन करना है फ्लोटिंग बॉडी का, जो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया निकलता है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका एक्सिस कहाँ से पास करना चाहिए। मोमेंट अबाउट कैलकुलेट द पासेस थ्रू द टॉप हॉराइजॉन्टल सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉटम हॉराइजॉन्टल सरफेस ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ बायनेंसी ऑफ द बॉडी। सवाल बिल्कुल तोप है। एक्चुअली जो एक्सिस होगा वो टॉप हॉराइजॉन्टल सरफेस ऑफ द बॉडी नहीं है, वो वाटर लाइन होता है। कौन सा लाइन होता है, वाटर लाइन होता है। बॉटम हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द बॉडी भी नहीं है, टॉप भी। एक्चुअली एग्जामिनर का दिल का अरमान था टॉप व्यू बोलने का ठीक है, एग्जामिनर का दिल का अरमान था टॉप व्यू बोलने का। जैसे आपका कोई समुद्र में शिप जा रहा है, जैसे आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, नहीं तो खोपड़ा में घुसेगा नहीं। ये बात, इस बात से बहुत ज्यादा लोचा पैदा होता है। दिस क्या होता है कि जब हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का बात करेंगे तो ये जो लाइन है, इस लाइन में जहां तक पानी है हमें उससे मतलब है, रुक जा, हाँ, तो हमारा क्या होता है कि सर इसका जो ये जो लाइन है ना, हमें इस लाइन के रेस्पेक्ट में जहां से वाटर है जहां तक वहां काट दो। ये जो क्रॉस सेक्शन काटेंगे, इस जो वाटर है यहां से काट दो, काटने के बाद जो सेक्शन मिलेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मतलब जहां तक पानी है वहां तक काट दो। जैसे मान लो कि आपका ऐसे करके कोई चीज फ्लोट कर रहा है, ऐसे करके, बोला सर इसका यहां से काटोगे तो काटने से यहां पे आपका क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा ना। अगर कोई सिलेंडर है उसका आपने काटोगे तो इसमें क्या होता है कि यहां पे वाटर जो लाइन है वहां से काटना है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जो वाटर लाइन है उसको काटना है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो वाटर लाइन में आपको काटना है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मतलब ये जो आपका एक्सिस है, अब इसमें आपका ये जो चीज है आपका रोलिंग पिचिंग दो होगा। तो रोलिंग मतलब एक्चुअली जो जितना लंबा एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में जो होता है उसका नाम है रोलिंग, और जो छोटा एक्सिस उसके रेस्पेक्ट में होता है पिचिंग। और रोलिंग से हमेशा पिचिंग जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। इसके चक्कर में हम रोलिंग के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, अगर इसका क्रॉस सेक्शन लिया जाए, यहां पे आप देखोगे ऐसे करके एक रेक्टेंगल मिलेगा। इसका अगर क्रॉस सेक्शन लेंगे तो इसका ऐसे करके एक रेक्टेंगल मिलेगा। अगर ऐसे क्रॉस सेक्शन लेंगे तो मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन मतलब यहां से काट देना है, उसको काटने के बाद जो सेक्शन मिलेगा हमें उसका बात करना है। और इसमें रोलिंग होगा, पिचिंग होगा। रोलिंग पिचिंग इवाइंग जो होता है ये बहुत ही खतरनाक खेल है, रोलिंग पिचिंग इवाइंग। तो उसमें रोलिंग मतलब जो सबसे लंबा एक्सिस, जैसे आपका हाथ ऐसे किया गया करके यूं करेंगे तो रोलिंग, और ऐसे करेंगे तो हो जाएगा पिचिंग, और यूं यूं करेंगे तो इवाइंग। तो इसलिए रोलिंग पिचिंग इवाइंग तीन चीज है। इवाइंग के रेस्पेक्ट में चीज आपका सीप ऐसे ऐसे होता रहेगा, वो डूबेगा नहीं, कभी डूबेगा नहीं। ऐसे ऐसे होगा तो डूबेगा, यूं यूं होगा तो डूबेगा। जैसे टाइटैनिक ऐसे डूबा था, टाइटैनिक बीच से क्रैक होकर ऐसे डूबा था, तो किससे डूबा था, पिचिंग से। जिंदगी में कभी शिप जो है पिचिंग से नहीं डूबता है, बट टाइटैनिक क्या हुआ, बीच से क्रैक होकर डूब गया। आपने देखा होगा ना, जो टाइटैनिक का इमेज है उसमें टाइटैनिक जो है दुनिया में आज तक कोई भी शिप रोलिंग मतलब पिचिंग से नहीं डूबता, हमेशा रोलिंग से डूबता है। बट टाइटैनिक में क्या हुआ, टाइटैनिक में रोलिंग से तो हमारा स्टेबिलिटी था, बट उसका बीच से क्रैक होकर पिचिंग से डूब गया। बीच से क्रैक होने के चक्कर में पिचिंग से डूब गया। आपने देखा नहीं देखा? तो इसलिए ये एकदम खून में घुसा रहा है कि जो बात है कि कभी भी चीज हमारा जो स्टेबिलिटी होना चाहिए और रोलिंग से होना चाहिए, जो स्टेबिलिटी होना चाहिए और रोलिंग से होना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या हुआ,
तो इसमें अगर देखोगे कि कभी भी शिप जो डूबा है आज तक, कोई भी शिप डूबा है वो टाइटैनिक के तरीके से कभी नहीं डूबा है। वो क्यों ना, टाइटैनिक के तरीके से शिप डूबना मतलब है उसका बीच में क्रैक हुआ था इसलिए हुआ है। अब नहीं तो इस तरह से कभी नहीं डूबता है, वो डूबेगा तो ऐसे डूबेगा, मतलब जो आपका जो चीज़ है जो टाइटैनिक में डूबना चाहिए था वो इस तरह से डूबना चाहिए था, लेकिन ये बीच से क्रैक होने के कारण, इसका बीच में क्रैक हो जाने के कारण वो उल्टा तरफ से डूब गया था। मतलब जो है कि वो किससे डूबा है, पिचिंग। तो किससे डूबा है, वो पिचिंग से। तो इस जुगाड़ से आप रोलिंग पिचिंग को याद रख सकते हो, ठीक है, ये जुगाड़ से, क्योंकि टाइटैनिक जो डूबना है वो ऐसे करके डूबना है, ऐसे कर मतलब रोलिंग करके डूबना है, लेकिन वो डूबा है पिचिंग करके, क्योंकि बीच में क्रैक हुआ था। ये बीच में क्रैक होने के चक्कर में वो पिचिंग वाला से डूब गया, नहीं तो हमेशा रोलिंग वाला से डूबना चाहिए। मतलब कभी भी दुनिया में कोई भी चीज़ होता है, जैसे हमने डिजाइन भी करता है, तो उसके केस में रोलिंग, पिचिंग, योइंग 3 चीज़ होता है। रोलिंग, पिचिंग, योइंग, कोई भी रोलिंग, पिचिंग, योइंग 3 चीज होता है। तो आप अगर ऐसे देखेंगे कि ये जो लंबा वाला एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में जो होता है रोलिंग, और ये जो चौड़ा वाला एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में होता है पिचिंग, एंड आपका जो ऐसा होता है योइंग। तो अगर आपने एरोप्लेन को भी देखोगे, इसका जो लंबा एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में जो ऐसे होता है उसका नाम होता है रोलिंग, और विद रेस्पेक्ट अगर जो उसका परपेंडिकुलर एक्सिस है उसमें होता है पिचिंग, और ऐसे ऐसे होता है योइंग। तो योइंग होने से कुछ डूबने वाला नहीं है, योइंग होने से ऐसे डूबने वाला कुछ नहीं है। तो इसके चक्कर में जैसे सब हमने क्लास में एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, ये सब चीज़ हमने क्लास में एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, इसके कारण आपको दिखेगा ये आपका जो रोलिंग पिचिंग वे है कि रोलिंग जो है उसके ये जो आपका बोट है उसका इस तरह से होगा तो रोलिंग, और इस तरह से होगा तो पिचिंग, और इस तरह से होगा तो योइंग। तो रोलिंग, पिचिंग, योइंग जो है ये इस टाइप का विषय है। तो ध्यान रखें, जो रोलिंग, पिचिंग, योइंग है इस टाइप का विषय है, जिसके कारण हमें सोच विचार करना है। तो मतलब आपको जब भी बोला जाएगा भाई बताओ कौन सा एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे, जो एकदम सबसे टॉप बात है कि कौन सा एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे, तब बात हो जाएगा सर हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा विथ रेस्पेक्ट टू जो वाटर लाइन है उसमें काट दूंगा, काटने के बाद ये जो होगा इसका रोलिंग एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा, उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में होगा पिचिंग एक्सिस जिसमें टाइटैनिक डूबा था, पिचिंग एक्सिस जिसमें टाइटैनिक डूबा था उसके रेस्पेक्ट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि टाइटैनिक बीच से क्रैक होकर डूबा था। ऐसा नहीं कि सारा शिप ऐसे क्रैक होकर डूबेगा, और क्रैक जब नहीं होगा तब जाके किससे डूबेगा, हमेशा रोलिंग से। इसलिए रोलिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, वही हमें चाहिए एंड वाटर लाइन में चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछता है ना, एग्जामिनर एक्चुअली बोलना चाहता है टॉप व्यू, एग्जामिनर का बोलने का दिल का अरमा क्या था, टॉप व्यू, लेकिन उन्होंने बोल नहीं पाया। बोलने का दिल का अरमान का टॉप व्यू था, लेकिन ये टॉप हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द बॉडी जो बोल रहा है वो बात एक्चुअली सही नहीं है, लेकिन एग्जामिनर का दिल का अरमा का समझो टॉप व्यू बोल रहा है उसके हिसाब से होगा। वो लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये आशीष यू आर करेक्ट, वो लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो एक्चुअली जो बी से एक्चुअली जो आपका बी से एम होता है ना उसका डिस्टेंस होता है आई डिवाइडेड बाई वी फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ये जो आई है ये आपका मिनिमम वाला चाहिए, यानी आई मिनिमम हमेशा रोलिंग का ही होता है। आई मिनिमम आपका आई रोलिंग एंड पिचिंग दो का है, तो टाइटैनिक डूबा था पिचिंग से क्योंकि बीच से क्रैक हुआ था, ये रोलिंग वाला ही हमेशा मिनिमम आएगा, इसमें रोलिंग वाला ही हमेशा मिनिमम आएगा। उसके चक्कर में आई का मिनिमम डिवाइड बाई जो VFD है उसी तरफ से उसका ही मेटासेंट्रिक हाइट लेंगे, मतलब रोलिंग का ही आई लेंगे, रोलिंग का ही मेटासेंट्रिक हाइट लेंगे, ये भी ध्यान रखिए, रोलिंग का ही आई लिया जाएगा, रोलिंग का ही मेटासेंट्रिक हाइट लिया जाएगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ ए पैसेंजर शिप इज केप्ट लोअर देन दैट ऑफ ए नावल एंड कार्गो शिप बिकॉज। ये बहुत ही टॉप विषय है कि डूबने के लिए हम भेजते हैं, ठीक है, जो पैसेंजर शिप है वो पैसेंजर शिप का स्टेबिलिटी बहुत ही कम होता है। अब स्टेबिलिटी कम करने का कारण क्या है ना, उसके केस में जो है इसका एक टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है उसका मैटर करता है। और सर कुछ बता दीजिए कुछ ऐसे जुगाड़ जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमें नोट लिखना है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो एक क्वेश्चन के लिए हमें जो नोट चाहिए वो लिखो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो कभी भी अगर आपका मेटासेंट्रिक हाइट है वही डिसाइड करेगा कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, वही डिसाइड करेगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का होता है। तो दुनिया में कभी भी मेटासेंट्रिक हाइट लेके जब सोच विचार करोगे वही डिसाइड करेगा कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है। तो लिख लो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन।
नोट लिखना भी, यू हैव टू राइट नोट। तो नोट में लिखो कि जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, नोट में, इस क्वेश्चन में नहीं, नोट में, जो शिप हो, बोट हो, कोई भी फ्लोटिंग बॉडी है, वो जो रोलिंग करता रहता है उसका कितना टाइम पीरियड है, मतलब टाइम पीरियड जो होगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूटो बार। अच्छा, रूटो बार लिखोगे तो ऊपर में के स्क्वायर है डिवाइड बाई जी इंटू जी एम। मेटासेंट्रिक हाइट, अब बात हो रहा है कि दिस मेटासेंट्रिक हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो ये फॉर्मूला ही काम नहीं करेगा, क्योंकि मेटासेंट्रिक हाइट नेगेटिव कर दिया मतलब वो डूबी जाएगा, तो उसमें ऑसिलेट तो करेगा ही नहीं, हो ऑसिलेट ही नहीं करेगा, डूब जाएगा। इसलिए टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ओवर के स्क्वायर डिवाइड जी में। अगर इस के स्क्वायर को रूट ओवर उड़ा दोगे तो 2 पाई के हो जाएगा, तो आपका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू के डिवाइडेड बाई रूट ओवर जी इंटू जी एम। ये आ जाएगा रूट ओवर जी इंटू जी एम। तो बोला सर के भी लिख सकता है ऐसे। अब ये जो के है दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, जो के है वो आपका होता है रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द ऑसिलेटिंग एक्सिस। जो आपका ऑसिलेटिंग एक्सिस है उसकी रिस्पेक्ट में रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब वो क्या होता है ना, के होता है रूट ओवर आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई एरिया। तो रूट ओवर आई डिवाइड बाई एरिया जो होगा वो होता है आपका के, एंड ये आपका मिनिमम वाला एक्सिस से हमें लेना है। तो आप बोला सर ये तो आपका रोलिंग वाला बोल रहे हो, पिचिंग वाला भी होता है। अगर आपने सारा डेटा पिचिंग वाला यूज़ करोगे तो पिचिंग वाला हो जाएगा। जितना भी डेटा है अगर आपने पिचिंग वाला यूज़ करोगे सारा पिचिंग वाला हो जाएगा। तो ऐसे रोलिंग वाला भी हो सकता है, ऐसे पिचिंग वाला हो सकता है। तो सारा आपने पिचिंग वाला यूज़ करोगे तो पिचिंग वाला हो जाएगा। तो इसके केस में आपको ध्यान रखना है कि रोलिंग वाला भी हो सकता है, ऐसे पिचिंग वाला भी हो सकता है, ऐसे रोलिंग वाला भी हो सकता है, ऐसे पिचिंग वाला भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा है, आपने कौन सा शुरू किया, उस हिसाब से आपका रोलिंग वाला पिचिंग वाला का बात होता है। ठीक है, क्या ये क्लियर हुआ विषय? आप बात हो रहा है कि सर जो आप बताइए मेटासेंट्रिक हाइट को हमने पैसेंजर शिप में कम रखता है। अगर पैसेंजर शिप में इसका वैल्यू कम रखेंगे तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो ऐसे धीमे धीमे होगा। तो लोग बंदा वहाँ पे जो डांस कर रहा था वो ऐसे खुश होगा कि हमारा खुद से खुद ऐसे हो रहा है। ठीक है, ऐसे खुद से खुद ऐसे हो रहा है, तो वहाँ का जो बंदा है वो थोड़ा खुश होगा कि हमारा खुद से खुद ऐसा हो रहा है। ठीक है, बंदा डीजे ला के नाचेगा कि जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है 2 पाई इंटू टी इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ओवर के स्क्वायर डिवाइड बाई जी इंटू जी एम है। तो 2 इंटू पाई इंटू के डिवाइड रूट ओवर जी इंटू जी एम है, ये वाला चीज़ है 2 पाई इंटू के डिवाइड बाई रूट ओवर जी इंटू जी एम है, ऐसे होता है। तो मुद्दा बात ये हो रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होता है, जो आपका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो आपका ऐसा होगा जी टी इक्वल टू 2 पाई इंटू के इंटू रूट ओवर जी इंटू जी एम। क्या ये खून में घुसा बात? अब ये जीएम का वैल्यू कम रखने से हमारा लोचा भी है कि ये डूबने का चांसेस ज़्यादा है। दिक्कत ये है कि डूबने का चांसेस ज़्यादा है, उसके बाद भी हम रखते हैं क्योंकि वो जो पैसेंजर है जो उसमें जा रहा है, अगर ऐसे 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 होता रहे, झटका लगता रहे, तो उसमें एक शिप में 2 दिन 3 दिन 4 दिन, पहले तो 6-6 महीना लोगों को जाना पड़ता था। इंडिया से अगर आपको उसमें जाना था, इंडिया से अगर आपको लंदन जाना था, ब्रिटेन जाना था, 6 महीना 6 मंथ तक समुद्र में चलना पड़ता था। पानी 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 6 महीना लगा पहले पहुंचने में। ठीक है, यहाँ से वहाँ तक पहुंचने में। जब तो एरोप्लेन दुनिया में नहीं था तो लोग कैसे जाते थे? तब जाके दूसरा कंट्री में जाने के लिए लोगों को उसका शिप में जाना पड़ता था। आज भी एरोप्लेन में आदमी चला जाता है, लेकिन सामान लाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं शिप। तो इसलिए ऐसे ना सोचे कि अभी समुद्र में शिप नहीं चल रहा है, बहुत खतरनाक चीज़ है। सारा सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें समुद्र में शिप में ही यूज़ करना पड़ता है। तो कार्गो शिप है, उसमें अगर सामान बैठा है, सामान को अगर ऐसे ऐसे होता रहे क्या दिक्कत है? सामान अगर ऐसे ऐसे होता रहे, कौन उसमें बैठा होगा, कौन अनकंफर्टेबल फील करेगा? अब जाके बात हो रहा है ये लार्ज मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ ए वेसल। वेसल मतलब है इसमें समुद्र में जो शिप बोलता है उसको वेसल बोलता है। समुद्र में जो शिप चलता है उसको वेसल बोलता है, वो आपका वेसल ही बोलता है उसको। ठीक है, ए लार्ज मेटासेंट्रिक हाइट इन अ वेसल क्या करेगा? जितना मेटासेंट्रिक हाइट बढ़ाओगे वो क्या होगा? पर सर जितना मेटासेंट्रिक हाइट बढ़ाओगे उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगा।
लेकिन उसका स्टेबिलिटी के साथ साथ आपका जो टाइम पीरियड है वो कम जाएगा, और टाइम पीरियड कम होने का मतलब होता है ऑसिलेशन का कि वो क्या होगा कि ऐसे जब समंदर में शिप है ऐसे ऐसे होता रहेगा, अब वो कंफर्टेबल नहीं है, तो इसके चक्कर में आपका वो तो ये स्टेबिलिटी तो बढ़ेगा, उसका स्टेबिलिटी तो बढ़ेगा, लेकिन आपका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कम हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा डी। देखो ये सारे कंटिन्यूएशन में क्लास चल रहा है, जो पहले से पढ़ा नहीं वो कुछ सुन नहीं पाएगा। अब एक खतरनाक क्वेश्चन है कि ए पीस ऑफ वेट, एक्चुअली दूसरा एक जुगाड़ होता है जिसका नाम होता है कि आपका एपारेंट वेट, जिसका नाम होता है आपका क्या होता है, एपारेंट वेट। जैसे ही बोला जाएगा एपारेंट वेट, उसका मतलब क्या होता है ना भाई, आपका पानी में डूबने के बाद कितना वेट है, आप जब पानी में डूबते हो आपका वेट कितना है, तो वो होता है आपका एपारेंट वेट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है एपारेंट वेट का होगा ए पीस वेटिंग 3 kg इन एयर वाज फाउंड टू वेट इन 2.5 kg इन सबमर्ज इन वाटर इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आप बताइए कि हमने जो कल परसों जो जुगाड़ लगाए थे कि कितना डूबेगा, कितना डूबेगा, तो ये तो पूरा ही डूब गया, ये तो पूरा ही डूब गया, पूरा ही डूब गया, तो फिर इसमें वो जुगाड़ नहीं काम करेगा, क्योंकि जब पूरा डूब गया उसका वेट बराबर नहीं होगा, मतलब वेट आपका 2.5 kg अभी भी है, 3 kg था 2.5 kg है, तो इसके चक्कर में जितना वाटर डिस्प्लेस किया उतना ही उसका बायंसी फोर्स है। तो इसके केस में जो आपका बायंसी फोर्स होगा ना, दैट इज इक्वल टू ये जो आपका एपारेंट वेट जो आ रहा है उसको माइनस करने से ये आपका 3 kg माइनस 2.5 kg, इतना फोर्स जो इसका एपारेंट वेट है वो है 2.5 kg, उसका नाम है एपारेंट वेट, और एक्चुअल वेट है 3 kg, तो 3 kg उसका एक्चुअल वेट है। अब पानी में डूबे 2.5 kg, तो पानी से बायंसी फोर्स कितना आया, पानी से बायंसी फोर्स कितना आया, बोले सर बायंसी फोर्स आ जाएगा आपका जितना, वही है इसका। और बायंसी फोर्स कितना होता है ना, बायंसी फोर्स होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, जो आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस किया, वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू रो ऑफ फ्लूइड इनटू जी, जो आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया इनटू रो ऑफ फ्लूइड इनटू जी। आप बात हो रहा है कि सर ये तो हमारा जी कट जाएगा, ठीक है, लेकिन आप बताइए 3 kg जो है उसका यानी जो 2.5 kg है उसका, इन दोनों का डिफरेंस हम कैसे करें, क्योंकि आपके पास तो वॉल्यूम ही पता नहीं है, आपके पास तो वॉल्यूम ही पता नहीं है। रोचा ये है कि आपका जो वॉल्यूम है वही तो पता नहीं है, तो कैसे आप हम इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाले, वॉल्यूम ही पता नहीं है। तो आप बताओ ये जो 3 kg है ये क्या है ना, वॉल्यूम इंटू रो ऑफ दैट, जो आपका बॉडी है उसका रो है इंटू जी, ये आपका इतना आ रहा है। तो इसके केस में तो आपका जो फाइनली हो रहा है कि v इंटू रो इंटू जो जी है वो आपका 3 kg है, v इंटू रो इंटू जी है वो आपका 3 kg है, ठीक है, v इंटू रो इंटू जी आपका 3 kg है, उसका डेंसिटी हमें नहीं पता, वो हमें पता करना है। एंड एयर एंड फाउंड इन दिस वाटर, तो वाटर में जब है तो उसके केस में आपका जो v है वो आपका पता नहीं है, बट फ्लूइड का डेंसिटी तो आपको पता है। तो क्या करना चाहिए, बोला सर आप देखिए कि इसमें जो 3 kg है v इंटू रो इंटू जी है, और ये जो चीज़ है यहाँ से ये जो डेटा है इस डेटा से आपने जो निकाल सकते हो वो है v, तो निकालो v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा आपका 3 kg 3 माइनस 2.5 इंटू जी, दैट इज इक्वल टू v इंटू रो ऑफ फ्लूइड, यहाँ पर रो ऑफ फ्लूइड तो 1000 है, रो ऑफ फ्लूइड तो 1000 है इंटू जी। सर जी काट दीजिए, तो इसका वैल्यू 0.5 है, तो v का वैल्यू आ जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 1000, v जो है उसका वैल्यू हो जाएगा 0.5, v का वैल्यू हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 1000, तो ये आपका आ जाएगा v। तो मुद्दा बात ये देखा जा रहा है जो v का वैल्यू होगा 0.5 डिवाइड बाई 1000, ये आपका v है, ये आपका मीटर क्यूब, इतना आपका वॉल्यूम है, इतना मीटर क्यूब, और वो बोल रहा है कि 3 kg, तो आपका जो v इंटू रो है इंटू जी, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू जी
तो जी का कहानी तो कैंसिल हो गया। v कितना है ना 0.5 डिवाइड बाई 1000, ठीक है, इंटू रो कितना है पता नहीं, इंटू जी 3 kg। तो इसके हिसाब से रो कितना हो रहा है ना 3 इंटू 1000 डिवाइड बाई 0.5, सर 6000 आ रहा है आपका रो। अगर रो 6000 है मतलब आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा 6, तो आंसर होगा डी फॉर दिल्ली। तो यहां पे जो सोच विचार है कि आपको पहले देखना होगा कि उस बॉडी का वॉल्यूम कितना है। तो आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन आता है वी रो जी, वो आपका 3 kg जो आपका एक्चुअल वेट है, और एक होता है कि आपका जो एपारेंट वेट आ गया, अगर एपारेंट वेट को माइनस कर दूं तो आपका आ जाएगा कितना बायन्सी फोर्स है। तो बायन्सी फोर्स एक है और एमजी एक है, ये दोनों से हमें निकालना पड़ता है आंसर। तो इसके हिसाब से ऐसे क्वेश्चन आया है, आता है एंड आएगा, ये भी ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन आया है, आता है, आएगा। ए मेटालिक पीस वेट 80 न्यूटन इन एयर एंड 60 न्यूटन इन वाटर, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मेटालिक पीस इज अबाउट। आपका रिलेटिव डेंसिटी कितना होगा? अगर 80 न्यूटन इन एयर है और 60 न्यूटन इन वाटर है तो रिलेटिव डेंसिटी कितना होगा, ये कहानी है। तो इसमें हमें क्या करना है ना, इसमें सेम जुगाड़ है कि भाई तुम्हारा बताओ वेट कितना है, मेटालिक पीस का वेट कितना है। सर आपका जो 80 न्यूटन है एम इंटू जी है, तो रो इंटू वी इंटू जी दैट इज इक्वल टू 80 न्यूटन, एक तो हो गया, और रो ऑफ फ्लूइड इंटू वी इंटू जी दैट इज इक्वल टू आपका 80 माइनस 60 हो गया। क्यों ना, जो आपका 60 न्यूटन है तो 20 कम हो गया। क्यों कम हो गया? वी ऑफ रो ऑफ फ्लूइड इंटू वी इंटू जी। सर अगर हमने दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों डिवाइड कर दे तो वीरो कट जाएगा, वीजी कट जाएगा, तो रो डिवाइड बाई रो एफ जो वैल्यू आएगा ये आ रहा है आपका 80 डिवाइड बाई 20। इसका मतलब आपका रो हो जाएगा 4 इंटू रो ऑफ फ्लूइड। अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी बोला है तो 4 गुना हो जाएगा, तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा 4। वाटर का तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर कर दोगे 1 ही आ जाएगा ना, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 ही आ जाएगा। अगर इस सीजीएस यूनिट में कर दोगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो खोपड़ा में घुसा कैसे जुगाड़ लगा दिया अभी मंडल? खोपड़ा में घुसा क्या जुगाड़ लगा दिया? क्योंकि आपको V निकाल के उसमें पुट करना, उसका टाइम ज़्यादा लगेगा ना, तो हमें क्या करना चाहिए, रो वी जी एम जी इक्वल टू दिस एंड रो ऑफ फ्लूइड इंटू वी इंटू जी, वो आपका वो हो जाए जितना आपका वेट कम हुआ, जितना वेट कम हुआ वो जितना बचा वो नहीं, जितना कम हुआ, कम क्यों हुआ, उतना बायन्सी फोर्स है। तो बायन्सी फोर्स का आपका वॉल्यूम जितना उतना ही होगा वाटर का, जितना बॉडी का वॉल्यूम उतना ही तो डुबा दिया आपने। तो इसके चक्कर में ये जो रो वीजी है वो कट जाएगा, फिर उसको रेशियो कर दो आ जाएगा। पर सर इसमें नहीं आता, बोले इसमें क्यों नहीं आता, इसमें भी आता, आपने क्यों नहीं किया? भाई दो तरीका से मैंने आपको बता रहा हूँ, दोनों तरीका से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप अगर बोलोगे मेरा 3 kg है तो आपका रो इंटू वी इंटू जी, ये आपका 3 इंटू जी था, न्यूटन होगा, लेकिन ये अब आपका जो 2.5 kg है तो इसके चक्कर में क्या होगा, रो ऑफ फ्लूइड इंटू वी इंटू जी, क्योंकि दोनों सेम वॉल्यूम है, तो 3 kg माइनस 2.5 kg तो 0.5 इंटू जी। आप दोनों डिवाइड करो तो रो बाई रो ऑफ फ्लूइड जो आ जाएगा दैट्स 3 डिवाइड बाई 0.5, तो ये आपका रहा 6। तो ये जो है ऐसे करोगे तो कम टाइम में होगा, बट मैंने आपको पूरा खेल दिखा रहा था कि होता कैसे है। ठीक है, कैलकुलेशन को आसान करने का तो तरीका हमारे पास अभी मिल गया, लेकिन ऑब्वियसली आप जब एसएससी जेईई में करोगे आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो आपको यही करना चाहिए जिससे डिवाइड करना आसान रहे। नेक्स्ट होता है व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ मार्बल स्टोन व्हिच वेटिंग 400 न्यूटन इन एयर एंड 200 न्यूटन इन वाटर। जी का वैल्यू 10, हमें जरूरत नहीं है भाई, मान लो उसका जो सामान है उसका वॉल्यूम भी है, उसका डेंसिटी रो है, तो आपका V इंटू रो इंटू जी दैट इज इक्वल टू 400 न्यूटन। अब यही वॉल्यूम उतना है, रो ऑफ फ्लूइड है इंटू जी, वो कितना कम हुआ सर, 400 से 200 हो गया, तो ये आपका 400 माइनस 200 इतना न्यूटन, क्योंकि आपका जो कम हुआ उतना समय मतलब है। तो फिर जब डिवाइड करोगे तो इसका डिवाइड करो, तो डिवाइड जैसे ही डिवाइड करोगे आपका रो डिवाइड बाई रो ऑफ फ्लूइड दैट इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 200 आ रहा है सर, दैट इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब आपका क्या पूछा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका 2 होगा।
जो जैसे रो का ये है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी सेम रेशियो होगा, क्योंकि दोनों से 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तब पता चला सर इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। क्या खून में घुसा बात? तो मतलब ऐसे जुगाड़ लगा के आप सोच विचार करें तो कम से कम टाइम में ये कैलकुलेशन हो जाएगा, कम से कम टाइम में। अब ऐसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट weight 60 gram in air, 50 gram in water, 40 gram in oil, then the specific gravity of the oil will be। जो आपका 60 ग्राम इन एयर है, 50 ग्राम इन वाटर है, 40 ग्राम इन ऑयल है। अब आपको बोला गया स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल चाहिए। ध्यान से देखो सर, ये जो सामान है उसका वॉल्यूम सेम ही रहेगा, जो सामान को आप डूबा रहा उसका वॉल्यूम भी है। तो V इंटू रो इंटू जी दैट इज इक्वल टू 60 ग्राम, ठीक है, 60 ग्राम 60 इंटू जी हो जाएगा डाइन, ये अपना डाइन में कर दो, एक्चुअली डाइन हो जाएगा बट इसमें जो है यूनिट में लोचा पैदा हो जाएगा। तो आपका जो V इंटू वॉल्यूम इंटू रो ऑफ वाटर इंटू जी दैट इज इक्वल टू 50 ग्राम, और वही V इंटू 50 ग्राम नहीं, 50 ग्राम नहीं, कितना ग्राम हो जाएगा ना, 50 ग्राम जो है, 50 से वो आपका कम कितना हुआ ना, आपका कम कितना हुआ सर, आपका कम तो 10 ग्राम हुआ, कम तो 10 ग्राम हुआ, तो 10 इंटू जी हो रहा है। सिमिलरली V इंटू रो ऑफ ऑयल इंटू जी दैट इज इक्वल टू कितना हुआ, 40 ग्राम ना, दैट इज इक्वल टू 20 ग्राम। जब ऐसा ही है कि जो आपका वेट था उसको ऐसे किया गया, तो उसका मतलब क्या होगा, V तो सेम है, V इंटू रो इंटू जी आपका 60 ग्राम है, V इंटू रो ऑफ वाटर इंटू जी वो आपका 10 ग्राम है, एंड V इंटू रो ऑफ ऑयल इंटू जी वो आपका 20 ग्राम है, क्योंकि आपका 60 ग्राम से वो कितना हो गया 20 ग्राम। तो उतना वॉल्यूम जो ऑयल है, उतना वॉल्यूम आपका ऑयल है, तो उसके चक्कर में ऐसा हो गया। लेकिन जनरली ऑयल में उसका वेट, ऑयल का डेंसिटी कम होता है। क्वेश्चन थोड़ा उल्टा करके दिया है। आप बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए मुझे इसका तो जरूरत नहीं पड़ रहा है, इसको डिवाइड करो, तो इसको डिवाइड करोगे तो आपका रो ऑफ ऑयल डिवाइड बाय रो ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 2 आ रहा है। इसका मतलब आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर आपका वो भी 2 आएगा। तो आपका वाटर का तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है ना, तो इसके चक्कर में स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगा वो आपका 2 हो जाएगा, जो कि जनरली कम होता है। इसमें देखो पानी में 50 ग्राम, तेल में 40 ग्राम थोड़ी होता है। मतलब कौन सा तेल, कोई तेल होगा जो आपका ज़्यादा डेंसिटी वाला है, तो ऐसा कोई हो सकता है क्वेश्चन में। तो इसलिए जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से 2 होगा, ठीक है। तो हमें जो पहला वाला डेटा है उसका जरूरत नहीं पड़ा, इसका जरूरत नहीं पड़ा। हमने 3 डेटा लिखा, 3 डेटा लिख के देखा, हमें इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है। रेशियो कर दो, ये आपका डेंसिटी का रेशियो और स्पेसिफिक ग्रेविटी रेशियो एक ही है। डेंसिटी का रेशियो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी रेशियो दोनों एक ही होता है। नेक्स्ट होता है मंडल का सिलेक्शन। A bucket of water is hanging from a spring balance. An iron piece is suspended into water without touching any of the side of the bucket from another support. The spring balance reading will be. ये बहुत ही तोप बात है जो स्प्रिंग बैलेंस, ए बाकेट ऑफ वाटर हैंगिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग बैलेंस। तो आपको लॉजिकली सोचना है इस चीज को कि मेरे पास ऐसे करके पानी था, इतना पानी था, आपने इसको बैठा रखो स्प्रिंग बैलेंस में, मतलब ऐसे बैठा हुआ है, पानी और सब मिला के आपका रीडिंग दे रहा है। भाई मेरा तो टोटल हाइट, टोटल जो तुम्हारा वेट है, बाकेट पानी सारे मिला के वो आपका क्या दे रहा है ना, 50 केजी दे रहा है। मान लो मैंने मान लिया, चलो 50 केजी मुझे दे रहा है। अब आपने क्या किया कि अब आपने इसमें ऐसा कर दिया कि यहां से एक आयरन का पीस को ऊपर से सपोर्ट लगा के आयरन का पीस को इसमें डुबा दिया, चाहे पार्शियली डुबाओ चाहे पूरा डुबाओ, कोई बात नहीं। बताओ वाटर का लेवल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जैसे आपने डुबा दिया, इसमें जो वाटर है उसका लेवल पहले जहां था, अभी वाटर का लेवल थोड़ा सा ऊपर आ गया। इसके चक्कर में जो वाटर का लेवल ऊपर आ गया, उसके चक्कर में आपका ये जो बायंसी फोर्स दे रहा है वो हमारा एक्स्ट्रा हो गया।
जितना वाटर का लेवल ऊपर आ गया उसके चक्कर में स्प्रिंग का वेट बढ़ जाएगा। अब ये अगर क्वेश्चन यहाँ पे बोला होता कि बोला है कि इसमें ये नहीं बोला कि हमारा, ये नहीं बोला है कि हमारा क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन को ढंग से समझो, क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि हमारा ये पानी निकल जाएगा। एक दूसरा तरीका होता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि मेरा एक बाकेट है, जिस बाकेट में पानी है एंड वो एकदम फुल टू ब्रीम है, मतलब एकदम ऐसे ऐसे टॉप तक भरा हुआ है एंड इसके नीचे हमने स्प्रिंग बैलेंस लगा के रखा है, तो पानी इतना है। अब जितना आपका ऊपर से आयरन घुसेगा तो आयरन जितना घुसेगा उतना पानी तो निकल जाएगा। जितना पानी आपका इसमें आयरन जितना घुसेगा तो उतना तो वाटर निकल जाएगा। तो जितना ये बायनेंसी फोर्स देगा उतना बायनेंसी फोर्स जो दे पाएगा उतना लिक्विड निकल जाएगा, उसके चक्कर में इसका वेट कम हो जाएगा। फिर ऐसे इसका सेम रहेगा, इसमें 50 kg का 50 kg रहेगा, लेकिन यहाँ पे 50 kg प्लस एफ ऑफ बायनेंसी आ जाएगा। जो वाटर को अगर डिस्प्लेस करने नहीं दोगे, वाटर को निकालने नहीं दोगे, तो पहले जो भी वेट था उसके साथ बायनेंसी फोर्स जुड़ जाएगा। इसमें पहले जो था, क्योंकि बायनेंसी फोर्स जितना हो रहा है उतना लिक्विड आपका निकल जा रहा है, उसके केस में सेम रहेगा। तो क्वेश्चन दोनों टाइप का आता है। एक होता है कि हमने सस्पेंडेड किया और पानी को निकालने नहीं दिया, मतलब पानी को निकालने नहीं दिया तो जितना बायनेंसी फोर्स आपका होगा उतना आपका एक्स्ट्रा वेट हो जाएगा, जितना बायनेंसी फोर्स होगा उतना एक्स्ट्रा हो जाएगा। और इसके केस में जितना बायनेंसी फोर्स हो रहा है उतना पानी निकल जा रहा है, ठीक है, जितना आपका बायनेंसी फोर्स है उतना पानी निकल जा रहा है। तो बायनेंसी फोर्स बोल रहा है मैं बढ़ूंगा और पानी बोल रहा है तुझे घटाऊंगा, तो नेट मिला के कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जितना बायनेंसी फोर्स होगा उतना पानी निकल जाता है। तो इन दिस केस अगर ऐसा हुआ तो उसके केस में आपका सेम रहेगा, इसके केस में सेम रहेगा, और इन दिस केस आपका क्या हो जाएगा ना, ये इंक्रीज हो जाएगा, इन दिस केस इंक्रीज हो जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत लोचा वाला था, इफ ए वेसल कंटेनिंग लिक्विड मूव्स डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन g, एक वेसल है मूविंग कंटेनिंग लिक्विड मूव्स डाउनवर्ड विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन g, मतलब क्या है, मतलब है कि उसको जैसे आपने लिफ्ट में हो और लिफ्ट नीचे तरफ जा रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन g लेके, लिफ्ट नीचे तरफ जा रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन g लेके, बोला सर ऐसा अगर गया ना तो फिर आपका जो है वेटलेस हो जाएगा, चीज क्या हो जाएगा, वेटलेस हो जाएगा। तो जब चीज वेटलेस हो जाएगा तो उसके चक्कर में द प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड मास इज एटमॉस्फेरिक, क्योंकि उस टाइम में आपका जो जी है वो है ही नहीं, तो फ्लूइड का जो वेट है वेटलेस हो गया, तो फ्लूइड वेटलेस होगा, जो रो जी एच होगा तो जी तो जीरो हो गया उसमें। आपका ऐसे करके एक कंटेनर है, उसके अंदर में लिक्विड है, उसके अंदर में लिक्विड है, आपने जैसे ही एच डेप्थ में डूबा तो रो जी एच होगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा, रो जी एच प्रेशर बढ़ेगा। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपका था ही, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ रो जी एच बढ़ेगा। बट अभी तो जी जीरो हो गया, क्यों जीरो हो गया, क्योंकि जी था आपका, जी नीचे और हो गया, तो नेट जी आपका जीरो हो गया, तो इसके चक्कर में ये प्रेशर, ये जो रो जी एच वाला प्रेशर उसमें आ नहीं पाएगा, इसके कारण ऊपर से नीचे तक हर बिंदु में आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड मास इज एटमॉस्फेरिक। प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड मास क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर हो जाएगा, प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड मास। अब आता है अ सिलिंड्रिकल वेसल हैविंग इट्स वेट इक्वल टू द डायमीटर हाइट इक्वल टू डायमीटर is filled with the liquid moved horizontally at acceleration equal to the acceleration of due to gravity. The ratio of the liquid left in the vessel to the liquid at the static equilibrium condition is. तो इसमें एक कहानी, खतरनाक कहानी आता है, ऐसे केस में एक खतरनाक कहानी आता है कि अगर आपका कभी भी एक्सीलरेटेड बॉडी है, कौन सा एक्सीलरेटेड बॉडी है, वो ध्यान रखना जरूरत पड़ता है कि लिक्विड कंटेनिंग एक्सीलरेशन डिसेलरेशन, उसके केस में पानी का लेवल कैसे होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग थिंग। तो एक नोट लिख लो, पहले आप एक नोट लिख लो कि सर अगर आपका ऐसा करके पहले कंटेनर था जिसमें लिक्विड ऐसे था, ऐसे करके कंटेनर था जिसमें लिक्विड ऐसे ऐसे भरा हुआ था, ऐसे लिक्विड भरा हुआ था, तो आपने देखा कि इसको हमने एक्सीलरेशन कर दिया। जब आपने एक्सेलरेट कर दोगे तो ये जो लिक्विड है उसका लेवल ऐसे हो जाएगा, इस तरफ में आपने जो एक्सेलरेशन दे दिया ax, आपने इस तरफ में एक्सेलरेशन दे दिया ax, तो उसके चक्कर में ऐसे हो जाएगा।
अब जो ऐसे होता है हम ये एंगल मेजरमेंट करता है, दिस इज थीटा। अब ऐसे करो और चाहे आपने ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज एंगल, दिस एंगल इज थीटा, ऐसे करके आपका थीटा मेजरमेंट होता है। ये जो फ्लूइड है आपका ऐसे शेप पैदा कर लेगा, जैसे आपने एक्सेलरेट करोगे इस तरह से शेप पैदा कर लेगा, जैसे ही एक्सेलरेट कर लोगे ऐसे इस तरह से फोर्स पैदा कर लेगा। अब क्या होता है, कहीं भी अगर आप देखोगे, कहीं भी देखोगे तो आपका जो थीटा, जो tan थीटा होगा, व्हाट विल बी द tan थीटा, tan थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज टू ax डिवाइडेड बाई g। जो यहां पे tan थीटा हो जाएगा, क्यों ऐसा क्यों ना, कभी भी कोई एक इसको बॉडी को थोड़ा सा ऐसे मास को पकड़ो, ये मास को इस तरफ में खींच रहा है mg फोर्स में, और जब एक्सेलरेशन हो रहा है उसका उल्टा तरफ में आपका क्या करेगा, m इंटू ax फोर्स में। ये दोनों का रिजल्टेंट जिधर होगा उस हिसाब से ये ऐसे टेढ़ा होकर 90 डिग्री बनेगा। इसके चक्कर में जो tan थीटा होगा वो आपका ax डिवाइड बाई जी होगा, एक्सीलरेशन डिवाइड बाई जी हो जाएगा tan थीटा। तो जब भी ऐसे चीज होगा, थीटा कितना है, थीटा एंगल कितना पैदा करेगा, ax डिवाइड बाई जी। अब बोल रहा है कि कंटेनिंग हैविंग द वेसल इक्वल टू इट्स डायमीटर फिल्ड विथ अ लिक्विड एंड मूव्ड हॉरिजॉन्टली एट एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको पता चलेगा जो थीटा का वैल्यू हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि ए भी आपका जी है, ए भी जी है, तो tan थीटा इक्वल टू 1 है तो 45 डिग्री हो जाएगा। अगर ऐसे 45 डिग्री हो गया और डायमीटर इसका इक्वल टू बराबर है तो ये आपका नीचे तक पहुंच जाएगा, तो आधा ही बचेगा। तब क्या होगा ना, आपका जो डायमीटर और हाइट बराबर था ना, तो 45 डिग्री का मतलब है ये अगर आपका ऐसे 45 डिग्री आ गया, ये अगर आपका 45 डिग्री आ गया, ये अगर आपका 45 डिग्री आ गया, तो डायमीटर और बराबर आ जाएगा, तो इसके आधा ही पानी बचेगा, आधा खत्म। इसमें आधा ही पानी बचेगा, आधा खत्म। तो इसके चक्कर में हाफ बचेगा, हाफ खत्म हो जाएगा। तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, हाफ बचेगा, हाफ खत्म हो जाएगा। तो इसके चक्कर में इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी फॉर कलकत्ता। कॉमन सेंस लगा के मुझे थीटा निकालना होगा, हमेशा थीटा निकालना होगा, ax बाई जी करके। थीटा निकालने के बाद हम बता देंगे कितना पानी रखा है, कितना पानी गया, ठीक है, कितना लिक्विड चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये फॉर्मूला लिख लो, ये जो अभी जुगाड़ लगाया ये फॉर्मूला लिख लो नोट में। ऐसे रहता है जब एक्सेलरेशन नहीं है, अगर एक्सेलरेशन दोगे तो इस टाइप का शेप पैदा करेगा, tan थीटा इक्वल डैश बाई जी, दैट्स ऑल। क्योंकि वो क्वेश्चन आ ही सकता है। नेक्स्ट आता है द बायंसी फोर्स बी रिक्वायर्ड बाय exerted by a float to keep the valve close against a pressure of 0.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक टाइप का क्वेश्चन होता है ना। कैसा खतरनाक ना, इस क्वेश्चन में क्या करेगा कि पहले आप देखो कि जो भी हमारा बाथरूम में जो वेसल होता है, जो आपका पानी आता है जिसमें, ठीक है, एंगुलर स्पेस बिटवीन टू कोएक्सियल वर्टिकल सिलेंडर्स ऑफ इक्वल लेंथ is filled with an incompressible liquid constant viscosity, then outer cylinder is held fixed and the inner cylinder is slow rotated about the axis uniform rotation speed, assuming the Newtonian law of the viscosity holds good। सही है। आपका जो क्वेश्चन है A2W, तो आपका जो है कि अगर ऐसा चीज़ है तो ये एक रोटेट कर रहा है, एक रोटेट नहीं कर रहा है, तो उसमें जो उसके बीच में जो वेलोसिटी प्रोफाइल हम लीनियर मानते हैं। एक रोटेट कर रहा है, एक रोटेट नहीं करना, उसका वेलोसिटी प्रोफाइल हमने लीनियर मानता है। लीनियर मान के dy dx कर दो, आपका पूरा सरफेस एरिया 2 पाई r इंटू एल है, 2 पाई r हो गया इंटू एल है पूरा सरफेस एरिया, इंटू आपका जो 2 पाई r इंटू एल होगा सरफेस एरिया, और आपका जो t है डिस्टेंस हो जाएगा। तो उसका जो डिस्टेंस है आपका, जो उसका थिकनेस है दोनों के बीच में, वो हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बात करूँ मैं, सर लॉजिक को पहले समझो कि पूछा क्या है ना। आपने देखा होगा कि हमारा फ्लोटिंग वाल्व होता है जो बाथरूम में लगा रहता है। बाथरूम में ऐसे नल से आता है पानी, अब इस नल से पानी आ रहा है। अब जुगाड़ कैसे बनाता है ना, इसको बंद करने के लिए ऐसे करके एक फ्लोटिंग वाल्व होता है और ऐसे करके एक फ्लोट होता है। अब क्या है कि जैसे ही पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, पहले तो ये नीचे आ गया क्योंकि पानी का लेवल आपका नीचे आ गया। अब जितना पानी का लेवल था फ्लोट चढ़ेगा, चढ़ते 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 ये जाके उसको दबा देगा,
सो दैट ये बंद हो जाए, सो दैट ये बंद हो जाए। नहीं, नॉन लीनियर नहीं हो सकता, लीनियर है। तो इसके केस में सो दैट ये जो है यहां पे बंद हो जाए, इसके जगह बंद हो जाए। जब बंद हो जाए तो कितना प्रेशर में बंद होगा? बोला सर जो आपका प्रेशर है वो आपका बोल ही दिया कि भाई आपका फ्लोट है 0.28 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कितना बायंसी फोर्स आपको चाहिए टू एग्जर्ट इन द फ्लोट वाल्व, कीप वाल्व क्लोज अगेंस्ट ए प्रेशर ऑफ इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अगर ये बात है तो आपको देना पड़ेगा कि कितना तुम्हारा एरिया है, इसमें देना पड़ेगा कितना तुम्हारा एरिया है। तो आपका एरिया जो है उसमें क्वेश्चन में एक डेटा तो मुझे मिसिंग लग रहा है कि उसका जो डायमीटर है, प्रेशर जो है आपका उतना है, डायमीटर उसका 10 मिलीमीटर है। डायमीटर कितना है? 10 मिलीमीटर है। तो इसका जो है कि आपका जो यहां पे लिख दो इफ डायमीटर 10 मिलीमीटर, जो पाइप का डायमीटर है 10 मिलीमीटर है, पाइप का जो डायमीटर है आपका 10 मिलीमीटर है। तो इसके चक्कर में बताइए कितना फोर्स लगेगा। मतलब सर अगर पाइप का डायमीटर 10 मिलीमीटर है तो इसके लिए ये जो इसका फ्लोटिंग बायंसी फोर्स है, जब इसका प्रेशर इंटू एरिया का बराबर हो जाएगा तभी जाके रुक जाएगा। तो आपका जो बायंसी फोर्स का वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया करना पड़ेगा, तभी जाके रुक जाएगा, नहीं तो पानी आएगा ही नहीं फिर उस टाइम में। तो प्रेशर कितना है ना? प्रेशर था 0.28 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। 0.2 न्यूटन। आपका जो एरिया है, एरिया होगा पाई इंटू 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, इतना मिलीमीटर स्क्वायर। तो कैंसिल आउट करो मिलीमीटर स्क्वायर, तो फिर पता चलेगा। अच्छा अब इसको विदाउट कैलकुलेटर करना भी है। सर 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया, 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया, तो 100 हो गया तो ये आपका कितना हो जाता है ना? ये आपका दिस। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे पाई का वैल्यू मुझे 22/7 लेने का बेहद इच्छा हो रहा है। क्यों हो रहा है ना? ये 100 हो जाएगा तो आपका 28 इंटू पाई 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 4 आ रहा है। सर इसको काटिए तो आपका 4 आएगा, और इसको काटिए 11 आएगा, 2 आएगा, तो इसको काटिए 2 आएगा तो 22 आएगा। तो आपका क्या होगा? कितना आ रहा है? 0.28 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 22 न्यूटन। इसका जो आंसर होना चाहिए 22। ऐसे तो कुछ भी आंसर नहीं है, क्योंकि फिर 10 अगर होगा तो 20 आ जाएगा ना। अगर 10 है तो उसका 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके केस में मुझे लगता है इसका क्वेश्चन में एक डेटा और होगा, जो इसका एक्चुअली हमें एक वाल्व लगा रहता है जिसमें एक लिफ्ट ऐसे लगा रहता है, मतलब एक जो है ऐसे लीवर लगा रहता है, उस लीवर का वैल्यू हमें चाहिए तभी जाके होगा। लीवर जो है कितना दूर में है उसके हिसाब से सुविधा करना पड़ेगा कि बायंसी फोर्स से लीवर कितना दूर में बैठा हुआ है। तो ये क्वेश्चन में एक डेटा मिसिंग है। अगर हमने इसका कोई आंसर को 22 कर दे, इसको कर दो, इसको डी को 22 कर दो, ठीक है, इसको 22 कर दो, 22 न्यूटन आएगा। तो अगर इफ डायमीटर 10 मिलीमीटर है तो 22 न्यूटन आएगा। तो इस तरह से जुगाड़ लगा के इसका कितना फोर्स देने से होगा। देखो इतना बड़े क्वेश्चन की इसका लीवर लगा दे, वो लगा दे, इतना इसमें एसएससी में नहीं आएगा। एसएससी में ऐसे आएगा कि हमारा इतना है तो बताओ कितना बायंसी फोर्स चाहिए, और सर बायंसी फोर्स का वैल्यू आपका जो P इंटू है उसका बराबर करना है। ये जुगाड़ आपको यहाँ पे काम करेगा, एंड उसके हिसाब से आपका 22 आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आया, एंड बहुत खुशी का बात है कि मुझे ये अनाउंस करते हुए आई एम सो हैप्पी कि ये हमारा चैप्टर 4 का बायंसी एंड फ्लोटेशन खत्म हो गया। मतलब आपको जो सोच विचार करना है बायंसी एंड फ्लोटेशन, उसका चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मंडल जिस तरह से पूरा आपको बोला कि आपको ओ करना है, मतलब सर ओ क्या, व्हाट इज दैट ओ, व्हाट इज दैट ओ, आपको जिस तरह से बोला ओ करना है कि आपको पहले नोट करना है एंड उसके बाद पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि हमारा फ्री क्लास है। अनअकैडमी में सारा क्लास पेमेंट वाला नहीं होता है, कुछ फ्री भी होता है। जो फ्री क्लास है इतना होता है, एंड आपका ये जो चीज़ है इसमें आपको फ्री क्लास मिल जाएगा। अब गेट एंड एसी का कॉम्बैट होगा, वो होगा आपका 14 अगस्त को 11 AM। एनरोल करें, मेरा कोड यूज़ कर लेना। इसके लिए हमेशा कोड मांगेगा, पैसा नहीं देना है, सिर्फ कोड चाहिए, उसमें खुश रहो।
ये कोड इस्तेमाल कर लेना, फिर इसको जरूर दे क्योंकि गेट का प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। गेट प्रिंटेड नोट, इसमें भी खुश रहो जो है, खुश रहो, ये कोड आपको इस्तेमाल करना है एंड ये कोड इस्तेमाल करके आपको इसमें अच्छा अनअकैडमी सबसे टॉप चीज़ है। ये लोगों ने क्या किया कि आपका मान लो पैसा नहीं है, दैट डजंट मैटर, आपको 0% इंटरेस्ट में लोन दे देगा। तो पढ़ने का आपको सपना है तो पढ़ने का सपना पूरा, पढ़ना तो आपको पड़ेगा लेकिन लोन फ्री में मतलब विदाउट एनी इंटरेस्ट दे देगा। ये अनअकैडमी का एक तगड़ा जुगाड़ है। प्लस एंड आइकॉनिक क्लास है एंड प्लस एंड आइकॉनिक में खुश रहो कोड यूज करो करके आप ज्वाइन करो एंड उसमें आप देखो कि अभी 12 अगस्त को शुरू हो रहा है आपका विजन 2024 वाला बैच। तो जो विजन 2024 वाला बैच है उसमें जरूर ज्वाइन करें एंड 12 तारीख से शुरू हो रहा है, 12 से ये आपका एप्टीट्यूड से शुरू होगा, लेकिन सारे टॉपिक वगैरह पढ़ाएंगे। तो इसमें खुश रहो कोड को आपको इस्तेमाल करना है एंड खुश होके सुजबीर करना है। ठीक है, चलो बाय बाय, खुश रहे, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस, बाय बाय।